देखो थर्ड क्वेश्चन इस साल आएगा, हमेशा आता रहता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेंस फाइंड, रिजल्ट की मदद से, हेंस फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहता है कि सबसे पहले इस फंक्शन का आप क्या निकालो, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालो। इस फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की मदद लेते हुए इस फंक्शन gx का x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका पहले निकालोगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और इसका जो रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट की मदद लेते हुए इस फंक्शन gx का क्या निकालेंगे, फंक्शन gx का निकालेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो चलो देखो इसका सलूशन, हियर गिवन दैट fx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, then we have to find the Fourier cosine transform of fx and with the help of this result we have also find the Fourier sine transform of function gx इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो fx फंक्शन का हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में निकालेंगे तो उस रिजल्ट की मदद लेते हुए हम क्या निकालेंगे, gx का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे उस रिजल्ट की मदद से, ठीक है ना। तो वी नो दैट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx इज गिवन बाई, किससे दिया जाता है, एफ या सब स्क्रिप्ट में सी, यही ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी fx cos x ये dx, ऐसे इसी से दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एफ सी एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी fs के स्थान पे उपयोग करेंगे किसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है cos यस एक्स, ये dx, cos यस एक्स और dx। ठीक है, अब हम क्या करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम यदि यहाँ एक s मिल जाए तो हम ऊपर नीचे s का गुणा करके s स्क्वायर बनाएंगे, s स्क्वायर बना करके एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। ठीक है, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो हमारा पहला मकसद ये है कि किसी तरह से यहाँ s मिल जाए। तो s मिलेगा कब, जब इसका s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल। तो यहाँ x मिल जाएगा, फिर s का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर s स्क्वायर आएगा, s इंटू 1 प्लस s स्क्वायर आएगा। फिर s स्क्वायर ऊपर जब रहेगा तो इसमें एक जोड़ देंगे इस टाइप को बनाने के लिए, तो एक जोड़ देंगे तो एक घटाना भी पड़ेगा, फिर अलग अलग लिखेंगे। तो यही करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम कुछ हम रख लेते हैं, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, इसी को हम अपनी सुविधा के लिए आई भी माने लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट रख लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ या सी को आई माना गया है, या इसको भी हम बोल सकते हैं कि इसको भी आई माना गया है। इन दोनों को हम क्या माने हैं, आई। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का किसके रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशियल, यस के रिस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू यस, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू यस। तो जब यस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो डी आई अपॉन डी एस, डी आई अपॉन आई का यस के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा 0 से इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन के अंदर जब ये डिफरेंशियल होता है तो पार्शियल होता है, तो ये 1/s स्क्वायर एस के सापेक्ष, यस के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/s स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कास यस एस का डिफरेंशियल क्या होगा, कास का डिफरेंशियल माइनस साइन यस एक्स, यस एस का फिर से यस के रिस्पेक्ट है तो एक्स और आएगा कि नहीं, एक्स और आएगा। ये क्या होगा, डी एक्स रहेगा ही, इस एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, तो डी आई अपॉन डी एस, तो ये होगा क्या, माइनस बाहर हो गया एक्स, ये होगा साइन यस एक्स अपॉन, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा डी एक्स, ऐसे। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, s का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगामी आवश्यकताओं को देखते हुए। ठीक है, तो s का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बन गया x इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन यस एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ो एक घटाओ, एक्स स्क्वायर में एक जोड़ो और एक घटाओ, तो डी आई अपॉन डी एस, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये होगा साइन यस एक्स अपॉन, ये होगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे डी एक्स। साइन यस एक्स, ये डी एक्स, तो डी आई अपॉन 1/x माइनस 1/x, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ना, ये होगा साइन यस एक्स, ये डी एक्स, ये हुआ, लिख लिए। अब साइन यस का दोनों के साथ गुणा करते हैं, डी आई अपॉन डी एस, तो क्या लिखोगे माइनस साइन
ये लिमिट लगाते जाओगे ना, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी लगाते जाना। तो साइन एस एक्स अपान एक्स, ये 0 से इन्फिनिटी, ये डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, तो साइन एस एक्स, ये डी एक्स अपान एस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे। ठीक है ना। अब क्या करोगे इसको, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व किए हैं हम लोग, जिस दिन पढ़ाना शुरू किए थे फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, साइन एक्स अपान एस बराबर π/2। हो सकता है याद हो चाहे ना याद हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। वी नो दैट, तो di अपान ds इज इक्वल टू -π/2, और यहाँ पे लिख दोगे क्या, 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आइए डी एस। यहाँ बगल में लिख देना, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपान एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ पे x में किसी कांस्टेंट का गुणा कर दोगे तब भी उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो s है ना, इसका मान निकाल लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपान एक्स डी एस की वैल्यू π/2। अब इसे x में किसी कांस्टेंट का गुणा भी कर देने से उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इम्प्लाइज यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपान एक्स डी एस इज इक्वल टू भी π/2। तो यहाँ आ गया, ये था साइन एस एक्स अपान एक्स, 0 से इन्फिनिटी डी एक्स, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या कर दिए, π/2 रख दिए, ये -π/2 ना, और ये माइनस का मल्टीप्लाई तो यहाँ प्लस बन जाएगा, फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई दोनों के सामने होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ये आया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, क्या बन गया, प्लस, ठीक है। और इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इसका नाम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब क्या करोगे, सेकंड का ये देखो, यदि हम s के रिस्पेक्ट, इसका फिर से सुनो, इसका हम यदि हम s के रिस्पेक्ट फिर से डिफरेंशियल करें तो एक s और आएगा, तो ये x और s कट जाएगा, ठीक है। तो आगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या होगा, d2i अपान ds2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, -π/2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 से इन्फिनिटी और साइन एस, तो ये तो देखो हम s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कांस्टेंट होगा, डिफरेंशियल फिर साइन एस एक्स का होगा, तो साइन एस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कास एस एक्स एस एक्स का फिर से, तो एक्स ये हो गया डी एस, तो ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट गया, ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कट गया, ठीक है। आप सोचते होंगे कि डिफरेंशियल करते क्यों हैं, एस काटते क्यों हैं, तो एस काटने की वजह ये है कि इक्वेशन फर्स्ट में कास एस एक्स अपान 1 + एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ हम आई लिखना चाहते हैं। इक्वेशन सेकंड में देखो ना, 0 से इन्फिनिटी कास एस एक्स अपान 1 + एक्स स्क्वायर, उसको आई माने हैं, है ना, तो इसके स्थान पे हम आई लिखना चाहते हैं, इसीलिए इसका डिफरेंशियल करके इस s को हटाने की कोशिश किए, ठीक है ना, ताकि ये आई आ सके। तो आई को हम इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएगा, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण जिसका सहायक समीकरण लिखा करते थे, फिर सहायक समीकरण का मूल निकाला करते थे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला करते थे, फिर पीआई निकालते थे, फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखते थे, बाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते थे ना। तो उसी प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं यहाँ भी, इसलिए हम ऐसा किए। ठीक है, तो d2i/ds2 ये हो गया -π/2, ये क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी cos x/1 प्लस x², ये dx। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ क्या लिख देंगे i, d2i/ds2, यहाँ -π/2 प्लस क्या लिख देंगे i फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i इज इक्वल टू क्या है 0 से इन्फिनिटी cos x/1 प्लस x² है। ठीक है, अब देखो इस वाले i को इधर लाते हैं, तो d2i/ds2 माइनस i इज इक्वल टू -π/2। अब देखो यहाँ पे जब डिफरेंशियल कितनी 0 ना हो जाएगा, यस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल किए हो तो इसको क्यों उतार रहे हो बार बार, कांस्टेंट था। ठीक है, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को क्या ले सकते हैं d2/ds2 -1 कॉमन i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब d/ds को हम कैपिटल D मान लेते हैं, d2/ds2 को d² मान लेते हैं या d2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, इसी को लिख सकते हैं क्या d² -1 और i इज इक्वल टू 0, d² -1 i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो जब d² -1 i इज इक्वल टू 0 आ गया, हुज एक्सिलरी इक्वेशन, हुज सहायक समीकरण इसका AUXILARY एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, सहायक समीकरण, तो d के स्थान पे क्या लिखेंगे, d के स्थान पे क्या लिखेंगे m, तो क्या होगा m² -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा m का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m + 1 इज इक्वल टू 0, तो m -1 इज इक्वल टू 0 और m + 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो यहाँ पे, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें BSc फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, इस प्रकार का d2y/ds2 -5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, तो क्या किया करते थे d² -5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे m² -5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो m² -2m -3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो m कॉमन तो m -2 और -3 कॉमन तो m -2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा m -2 m -3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा करते थे c1e⁻2s प्लस c2e⁻3s है। ठीक है, और जब राइट हैंड साइड जब 0 रहता था तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाता था, उसको बाई भी लिख देते थे। ठीक है, जब राइट हैंड साइड में कुछ रहता था तब पीआई निकलता था, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का सम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाता था, जिसको बाई से डिनोट किया करते थे। लेकिन यदि राइट हैंड साइड 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या कहलाता था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, जो कॉमन है यहाँ बाई, तो बाई बराबर लिखा करते थे सॉल्यूशन c1e⁻2s और c2e⁻3s। यहाँ बाई जो कॉमन है यहाँ, जिसको हम छोड़ दिए थे, तो यहाँ छोड़े किसको हैं, i को, तो i बराबर क्या लिखेंगे c1e⁻2x नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब d/ds को d लिखते हैं तब 2s लिखते थे, यहाँ d/ds को d लिखे हैं, d/ds को d लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे c1e⁻2s c2e⁻3s, या कि यहाँ पे क्या लिखेंगे c1 बाई, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे c1e⁻
1s है ना, यस है, और यहाँ पे C2 e की पावर माइनस एस। समझ में आया? आई इज इक्वल टू C1 e की पावर एस और C2 e की पावर माइनस एस। ठीक है ना? तो ये C1 e की पावर एस और C2 e की पावर माइनस एस, ये इसका नाम कुछ रख लो, इक्वेशन थर्ड। क्या रख लेते हैं इसका नाम? थर्ड। ठीक है, अब इसका हम एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, तो डी अपॉन डी एस, तो क्या होगा? C1 e की पावर एस का e की पावर एस ही होता है डिफरेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे C2 e की पावर माइनस एस का डिफरेंशियल, e की पावर माइनस एस, माइनस एस का फिर से तो माइनस C2 e की पावर माइनस एस, ये आ जाएगा। इक्वेशन इसका नाम रख लो 4। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन पर वैल्यू निकालते हैं दोनों की। एस बराबर 0 पर पुट एस इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? C1 e की पावर 0 और C2 e की पावर माइनस 0, और डी आई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 e की पावर 0 और C2 e की पावर माइनस 0। ठीक है, तो ये देखो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, आई की पावर माइनस 0 की वैल्यू भी 1, तो क्या आ गया? इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2। यहाँ देखो e की पावर 0 की वैल्यू 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या होगा? डी आई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा? C1 माइनस C2। अब ये इक्वेशन हो गया 5th, ये इक्वेशन हो गया 6। ठीक है, अब हम दो आई की वैल्यू और डी आई अपॉन डी एस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ, फिर इसको विलोपन विधि से हल करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे, और C1 और C2 की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन थर्ड में, यहाँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू आएगी, आई किसको माने थे? एफ या सी को माने थे, तो आ जाएगा आपको उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई और डी आई अपॉन डी एस की वैल्यू एस इज इक्वल टू 0 पर निकाला जाएगा आप। ठीक है, तो ऐसे आई इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड से क्या है? इक्वेशन सेकंड से यानी फर्स्ट से ना, बट लिखते हैं देखो नीचे स्थान रहता है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर जल्दी चले जाते हैं। हाँ चलो, तो एट लिखो, बट आपको क्या पता है कि आई इज इक्वल टू क्या है? 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन है क्या? इक्वेशन फर्स्ट में cos एस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये dx, तो ये क्या होगा? i इज इक्वल टू एट, यहाँ पे एट एस इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cos, ये होगा 0x अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx, तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 0 से इन्फिनिटी, ये cos 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx, तो i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, cos 0 का मान 1, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है लिमिट 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी और tan इनवर्स 0, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पे tan π/2 और tan इनवर्स 0 के स्थान पे tan 0, तो i इज इक्वल टू क्या होगा? π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू क्या आ गई? π/2। i की वैल्यू क्या आ गई? π/2। अब डी आई अपॉन डी एस निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डी आई अपॉन डी एस। ठीक है, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये तो इक्वेशन कहाँ से आया? फर्स्ट से ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या था? ये था डी आई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस π/2 प्लस 0 से इन्फिनिटी साइन
एस एक्स अपान एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स था। ठीक है, तो एट एस इज इक्वल टू 0, तो डी आई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या होगा माइनस पाई बाई 2 प्लस 0 से इन्फिनिटी, जहाँ एस है 0 लिख दो, साइन 0 एक्स, ठीक है, अपान एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा डी एक्स। तो ये आएगा क्या डी आई अपान डी एस, तो ये सिर्फ माइनस पाई बाई 2 बचेगा, तो सब 0 हो जाएगा। क्या हो गया 0, तो डी आई अपान डी एस की वैल्यू क्या आ गई माइनस पाई बाई 2, और आई की वैल्यू क्या आ गई है पाई बाई 2, यही ना, आई की वैल्यू आई है पाई बाई 2 और डी आई अपान डी एस की वैल्यू माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे 5th और 6th में, यहाँ आई के स्थान पे लिख देंगे पाई बाई 2 और डी आई अपान डी एस के स्थान पे लिख देंगे माइनस पाई बाई 2। और इसको C1 और C2 के लिए सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे चाहो उससे सॉल्व करो। ठीक है, विलोपन प्रतिस्थापन पर गुणन विधि। ठीक है, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड डी आई अपॉन डी एस इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड डी आई अपॉन डी एस इन इक्वेशन 5th and 6th, तो क्या आ जाएगा ये आपको मिलेगा C1 और प्लस C2 बराबर आई के स्थान पर लिख देते हैं पाई बाई 2। ठीक है, और C1 माइनस C2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, दोनों को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग एबव इक्वेशन, तो दोनों को जोड़ते हैं, तो C2 C2 कट गया, तो C1 कितने C1 2C1 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, तो C1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 यानी 0। तो C1 की वैल्यू इक्वेशन 5th में रखने पर ऐसे में रखेंगे, ये क्या हो गया 7 और ये हो गया 8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1, putting the value of C1, putting the value of C1 in equation 7, तो 7 में किसकी वैल्यू रखेंगे C1 की, तो 0 प्लस C2 बराबर क्या होगा पाई बाई 2, तो C2 बराबर हो गया पाई बाई 2। इस प्रकार आपको C1 की वैल्यू 0 मिली और C2 की वैल्यू पाई बाई 2 मिली। तो C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन 3rd में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 3rd, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 3rd, तो 3rd क्या था I इज इक्वल टू C1 e की पावर s और C2 e की पावर माइनस s, यही ना था। तो I इज इक्वल टू क्या होगा C1 की वैल्यू 0 e की पावर s और यहाँ पे पाई बाई 2 e की पावर माइनस s, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2 e की पावर माइनस s। और I किसको माने थे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx को। ठीक है, क्या लिखे थे एफ सी एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 e की पावर माइनस s। ठीक है, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू एफ सी एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 e की पावर माइनस s। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फंक्शन जो fx था उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फंक्शन fx जो था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म में से कौन टाइप कोसाइन टाइप है ना, तो फंक्शन fx का फोरियर ISC का मतलब कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस फंक्शन fx का जिसको दर्शाते किससे हैं EFS सब स्क्रिप्ट में C। ठीक है, और हमें उसको अपनी सुविधा के लिए माने क्या थे I, तो I की वैल्यू I क्या पाई बाई 2 e की पावर माइनस s। ठीक है, तो I की वैल्यू जो आई है वे इसकी वैल्यू है, और ये है क्या फंक्शन fs का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो यही तो हमें निकालना था।
है ना बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। तैयार कर लेना 10 नंबर के लिए।